साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों सीटेट की मैथ्स पेडागॉजी के एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के वीडियो से 1 से 2 प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आपकी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से आप लोग ज़रूर देखें। साथियों आज की वीडियो में मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन की प्रविधियों, विधियों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। एनसीएफ 2005 के आलोक में मूल्यांकन पर चर्चा होगी। उसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, एनईपी 2020 के आलोक में मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी सुझाव, सुधार या जो भी नई विशेषताएं हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। अंत में हम लोग मापन और मूल्यांकन के अंतर को बिंदुओं में तेजी से समझेंगे। तो देर किस बात की, चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है, अर्थात शिक्षार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, उनकी बुद्धि का, उनकी समझ का स्तर क्या है, उनकी अभिरुचि क्या है आदि का पता लगाना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, जहाँ मापन क्या है, मापन जो है वो संख्यात्मक या परिमाणात्मक होता है और मूल्य निर्धारण क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो मूल्यांकन क्या है, एक व्यापक और महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, अब बात करते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, छात्रों के विकास को निरंतर गति देना, छात्रों की योग्यता, कुशलता व रुचि का पता लगाना, छात्रों की कठिनाई, सफलता, असफलता आदि का पता लगाना, छात्रों का वर्गीकरण करना, छात्रों में सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना और अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। तो ये मूल्यांकन के महत्वपूर्ण उद्देश्य आपके हो गए। अब मूल्यांकन के प्रकार की बात करेंगे साथियों। मूल्यांकन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक सतत मूल्यांकन, दूसरा व्यापक मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन में आइए आप चर्चा करते हैं। इसमें पहला बिंदु देखते हैं, सतत मूल्यांकन। इस मूल्यांकन द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। सतत मूल्यांकन 3 प्रकार के होंगे, एक तो निदानात्मक मूल्यांकन, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा संकलनात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन क्या है देखते हैं। जिन शिक्षार्थियों में अधिगम की प्रगति आशा अनुरूप नहीं होती, ऐसे शिक्षार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके उपरांत उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये तो हो गया निदानात्मक मूल्यांकन की बात। दूसरी बात होगी अब रचनात्मक मूल्यांकन की। साथियों रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति के आकलन के परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक दिया जाता है। इस मूल्यांकन हेतु गृह कार्य, कक्षा टेस्ट, क्विज टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन हेतु शिक्षक को निम्नलिखित बातों का अवलोकन करना चाहिए। कौन सा छात्र चर्चा में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और कौन सा छात्र ऐसा करने में सक्षम नहीं है। क्या छात्र किसी समस्या का संभावित समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है और सबसे अच्छे समाधान की तलाश कर रहा है। समूह मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन का अवसर बच्चों को प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को विभिन्न स्रोतों से सूचना या साक्ष्य के रिकॉर्ड के माध्यम से जानकारी एकत्र करना चाहिए और उसका अर्थ समझना चाहिए। साथियों ये स्टेटमेंट के आधार पर ही, कथनों के आधार पर ही सीटेट में प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए एक एक लाइन, एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला बिंदु है संकलनात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य अधिगम प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना होता है। अब सतत के बाद आइए हम लोग व्यापक मूल्यांकन को देखते हैं। सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष व क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है। अर्थात व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है। मूल्यांकन का महत्व क्या होता है देखिए साथियों, मूल्यांकन का महत्व पहला बिंदु देखते हैं। इसमें शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। ठीक है,
दूसरा बिंदु देखिए, बच्चों की कमजोरी की पहचान कर उनका निदान बताया जाता है। यह उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने व ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। यह बच्चों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है ताकि अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न हो। यह शिक्षक को सही कार्य नीतियाँ बनाने में मदद करता है। यह विद्यालयी व्यवस्था की जांच करता है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। इसमें उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्या का समाधान किया जाता है। निरंतर मूल्यांकन से परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अब मूल्यांकन की प्रविधियां यानी जिसको कहेंगे अंग्रेजी में टेक्निक्स की बात करेंगे। ये दो प्रकार की होती हैं, परिमाणात्मक प्रविधियां और गुणात्मक प्रविधियां। तो परिमाणात्मक प्रविधियां कौन कौन सी हैं? प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा दो प्रकार की होती है, निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। और गुणात्मक प्रविधियां कौन सी हैं? अवलोकन यानी निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, जांच सूची, साक्षात्कार, संचयी अभिलेख, क्रम निर्धारण मापन और प्रश्नावली। अब साथियों, सतत व व्यापक मूल्यांकन की विधियों, अभी आपने टेक्निक्स समझा, अब मेथड्स की बात करते हैं। सतत व व्यापक मूल्यांकन की विधियां, साथियों इसकी तीन महत्वपूर्ण विधियां हैं: साक्षात्कार विधि, प्रश्नोत्तर या प्रश्नावली विधि, पर्यवेक्षण या निरीक्षण विधि। तो पहले देखते हैं साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें छात्रों के आंतरिक विचारों को जाना जाता है। दूसरा, छात्रों के दैनिक जीवन में प्रयोग तथा सीखे गए ज्ञान की जानकारी ली जाती है। प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर विधि को देखते हैं। इसमें छात्रों को प्रश्नों की एक सुनियोजित सूची दी जाती है जिसका वह उत्तर देते हैं। इसका प्रयोग शाब्दिक व चित्रात्मक दोनों रूप में होता है। अब इसमें देखिए, प्रश्नावली या प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों के प्रकार कैसे हो सकते हैं: निबंधात्मक, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, वस्तुनिष्ठ, मुक्त अंत वाले प्रश्न यानी अपसारी प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न यानी अभिसारी प्रश्न। अब प्रश्न बनाने के चरण क्या है, ये है साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिंदु जरूर देख लेना परीक्षा में, चूंकि आगे पीछे करके क्रम निर्धारण करने के लिए ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न बनाने के चरण: रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, प्रश्नों का संपादन करना, फिर अंत में अंक योजना बनाना या लिखना। यहाँ एक शब्द आया है ब्लूप्रिंट तैयार करना। ब्लूप्रिंट तैयार करने से मतलब क्या है? एक खाका बनाना। ठीक है, तो ये पांचों जो प्रश्न बनाने के चरण है, इसको क्रम से लगाने के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको पता है आजकल प्रश्नों को बहुत बड़ा करके सीटेट पूछ रहा है। इसमें कौन सा क्रम किस तरह से रहेगा, इसको 1 2 3 4 5 करके वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निरीक्षण या पर्यवेक्षण विधि की। इस विधि का प्रयोग व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों तरीके से करते हैं। इस विधि के द्वारा मूल्यांकन प्राकृतिक परिस्थिति में करते हैं। यह विधि वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध, निश्चित, प्रामाणिक तथा विश्वसनीय होती है। साथियों, उक्त के अतिरिक्त आइए कुछ और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तरीकों पर चर्चा करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पोर्टफोलियो। इसमें खूब चर्चा है इसकी। यह प्राथमिक स्तर पर छात्रों के आकलन का सबसे बेहतरीन तरीका है। पोर्टफोलियो में निम्नलिखित चीज़ें होती हैं, ध्यान से देख लीजिए। यही पूछा जाएगा कि पोर्टफोलियो में इसमें से क्या नहीं होता है। पहला चीज़, छात्रों द्वारा बनाए गए चित्र, बच्चे का चित्र, स्व आकलन सीट यानी कार्यपत्रक, अभिभावक का आकलन सीट और सहपाठी आकलन सीट, ये उसमें होते हैं पोर्टफोलियो में। अब बात करेंगे साथियों असाइनमेंट की, जिसको कहते हैं प्रदत्त कार्य। प्रदत्त कार्य का उद्देश्य अधिगम व मूल्यांकन दोनों है। इसमें शिक्षक छात्रों को ऐसे कार्य देता है जिसके द्वारा सृजनात्मकता, मौलिकता, संज्ञानात्मकता आदि गुणों का पता चलता है। यह छात्रों को सूचना खोजने व विचारों का निर्माण करने में सहायक है। यह छात्र देखिए बिंदु 3 देखिए, यह छात्रों को सूचना खोजने व विचारों का निर्माण करने में सहायक है। यह छात्रों में विस्तारित अधिगम के लिए उत्तेजना व चुनौती प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे अगले बिंदु में आवधिक परीक्षा, मिड टर्म एग्जाम की। यह परीक्षा अधिगम के दौरान ली जाती है, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होता है। इससे पता चलता है कि अधिगम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह विधि सतत मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब बात करेंगे वार्षिक परीक्षा की। यह परीक्षा सत्रांत पर होती है या व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वर्क। इसमें प्रोजेक्ट वर्क में देखिए पहले बिंदु क्या है, इसमें आंकड़ों को इकट्ठा करके उसका विश्लेषण किया जाता है। ये एकल या सामूहिक दोनों हो सकता है। ये पाठ्यपुस्तक के बाहर के प्रसंगों पर आधारित होती है जिसका संबंध
पर्यावरण, संस्कृति, समुदाय आदि क्रियाओं से होता है, जिसका संबंध छात्र के पर्यावरण, संस्कृति, समुदाय आदि क्रियाओं से होता है। ये छात्रों को स्वयं से पता लगाने एवं कार्य करने का अवसर प्रदान करती हैं। ये छात्रों में परस्पर सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, सामूहिक कार्य व ज्ञान का आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण इससे परीक्षा आपकी यूपी टेट में प्रायः पूछी जाती है, सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है कि एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसको हम लोग बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। एक अच्छे परीक्षण की पहली विशेषता है वैधता उसकी, जिसको कहते हैं वैलिडिटी। वैधता का अर्थ है कोई परीक्षण जो चीज़ मापने के लिए बनाया गया है वही माप रहा है या नहीं, पहला बिंदु। दूसरी बात, यदि परीक्षण सही और सटीक रूप से वही मापे जिसके लिए वह बनाया गया है तो उसे वैध कहा जाएगा। दूसरी बात है मतलब अच्छे परीक्षण की विशेषता में विश्वसनीयता। सच विश्वसनीयता का अर्थ है गणितीय परीक्षण, गणना या माप बार बार करने पर समान या सुसंगत परिणाम प्रदान करें, उनमें अंतर न आए। यदि किसी गणितीय प्रक्रिया या परीक्षण को दोहराने पर हर बार समान परिणाम मिलते हैं तो उसे विश्वसनीयता कहा जाता है। अब बात होती है, अगला बिंदु देखते हैं वस्तुनिष्ठता की। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है परीक्षा निष्पक्ष और तटस्थ हो, यानी मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत राय या पक्षपात का प्रभाव परीक्षा के परिणामों पर न पड़े। तो अगली विशेषता देखते हैं व्यावहारिकता। सच में व्यावहारिकता से तात्पर्य है कोई परीक्षण या परीक्षा आसान, किफायती या समय अनुकूल तरीके से संचालित की जा सकती है या नहीं। यदि कोई परीक्षा समय लेने वाली, बहुत महंगी या अत्यंत कठिन हो तो वह व्यावहारिक नहीं मानी जाएगी। अब इसमें बात करेंगे परीक्षण के कठिनाई स्तर की, अगले बिंदु में। साथियों, कठिनाई का स्तर यह दर्शाता है कि प्रश्नों का हल करना कितना आसान या कठिन है। छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार चुनौतियां दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं, उनकी कठिनाई के लेवल से बहुत ऊंचे तो ऊपर तो नहीं है या बहुत सरल तो नहीं है। कठिनाई का स्तर संतुलित होना चाहिए ताकि यह सभी छात्रों की बौद्धिक क्षमता, समस्या समाधान कौशल और ज्ञान को सही तरीके से परख सके। अब अगला अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में क्या है, सहजता। एक सहज परीक्षण वह होता है जिसमें प्रश्न स्पष्ट होते हैं, परीक्षा देने की प्रक्रिया सरल होती है, मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से किया जा सकता है। अब अगली विशेषता है विभेदीकरण। विभेदीकरण का यह अर्थ है कि परीक्षण सभी प्रकार के छात्रों की क्षमताओं को अलग अलग पहचानने में सक्षम होना चाहिए। अब साथियों, अगला जो चर्चा का बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन संबंधी क्या विचार दिए गए हैं, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए एक एक बिंदु इसको तेजी से देख लीजिए। एनसीएफ 2005 मूल्यांकन संबंध में क्या कहता है, रटने से हटकर समझने पर जोर। मूल्यांकन इस तरह से हो कि बच्चों को रटना न पड़े बल्कि वह समझ सकें और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ सकें। चलिए अगला बिंदु देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन। बच्चों के समग्र विकास का आकलन करना, ना कि रटने की क्षमता का, अर्थात ये सतत और व्यापक होना चाहिए। अब फिर कह रहा है प्रारंभिक कक्षाओं में छूट। कक्षा 1 और 2 में औपचारिक परीक्षाओं से बचना चाहिए। शिक्षक अवलोकन के माध्यम से मूल्यांकन करें। परीक्षाओं को लचीला बनाना, परीक्षाओं को कक्षा के साथ एकीकृत करना, उन्हें तनावपूर्ण बनाने के बजाय सीखने का हिस्सा बनाना। फिर उद्देश्य, बच्चों की असफलता दिखाना नहीं बल्कि सीखने की प्रगति का आकलन करना और उन्हें मूल्यवान महसूस कराना। ठीक है ना, बच्चों को की असफलता कब है उनको दिखाना, उद्देश्य मूल्यांकन का नहीं होना चाहिए। इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीखने की प्रगति का आकलन करना और बच्चों को मूल्यवान महसूस करवाना। ठीक है ना। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए और उन्हें सुरक्षित महसूस कराना चाहिए ताकि वे खुलकर सीख सकें। ठीक है। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो इस समय ट्रेंडिंग है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार मूल्यांकन। इसमें हुए मुख्य बदलाव और विशेषताओं पर तेजी से हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री, यानी बहुआयामी। इसमें देखिए पहला बिंदु क्या कह रहा है, यह केवल अंकों के बजाय छात्र के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक कौशल का समग्र मूल्यांकन करेगा। इसमें शिक्षकों के मूल्यांकन के साथ साथ सहपाठी और स्वयं का मूल्यांकन सम्मिलित होगा। दूसरा, सतत और रचनात्मक मूल्यांकन। हम एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं साथियों, उसके परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन। सतत और रचनात्मक मूल्यांकन, नियमित फीडबैक पर जोर जो सीखने की प्रक्रिया में सुधार करता है। परंपरागत अंतिम परीक्षाओं की जगह सीखने के दौरान लगातार मूल्यांकन किया जाएगा जिससे छात्रों को अपनी प्रगति समझने में मदद मिले। फिर परीक्षा प्रणाली में सुधार,
उच्च दबाव वाली अंतिम परीक्षाओं को बदला जाएगा जो रटने पर केंद्रित होती हैं। बोर्ड परीक्षाओं को साल में 2 बार, एक मुख्य व एक सुधार परीक्षा देने की अनुमति होगी। तीसरा महत्वपूर्ण परीक्षा प्रणाली में सुधार क्या है? कक्षा 3, 5 व 8 में छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए डायनेमिक गतिशील परीक्षाएं होंगी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ये आपका बिंदु है, जो चौथा बिंदु है परख की स्थापना। इसमें एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है, परख का पूरा नाम, ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ रिव्यू की स्पेलिंग गलत हो गई है, REVIEW होगा, ठीक है ना? तो इसको आप सुधार कर लीजिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है ना? तो ये परख नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह मूल्यांकन के दिशा निर्देश तय करेगा और समग्र विकास के आधार पर परिणामों की निगरानी करेगा। फिर क्या कह रहा है? ये योग्यता आधारित शिक्षा। मूल्यांकन का उद्देश्य ज्ञान को याद रखने के बजाय कौशल और क्षमताओं में महारत हासिल करना होगा। मूल्यांकन के तरीके क्या होंगे? समूह चर्चा, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट कार्य और व्यवहारिक प्रदर्शन होंगे। मापन और मूल्यांकन में आइए अगले कुछ बिंदुओं में देख लेते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर को। साथियों, मापन का क्षेत्र संकुचित है और मूल्यांकन का व्यापक है। मापन मूल्यांकन से पहले आता है। मापन से शिक्षार्थियों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि मूल्यांकन से की जा सकती है। मापन संख्यात्मक मान पर आधारित है, जबकि मूल्यांकन स्थिति पर आधारित है। मूल्यांकन में तथ्य या घटना का मूल्य ज्ञात किया जाता है, जबकि मापन में परिणामों के एक प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, जबकि मापन एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो साथियों, आज की वीडियो में मापन मूल्यांकन, NCF 2005 के आलोक में मूल्यांकन, NEP 2005 के आलोक में मूल्यांकन, इन सब पर विस्तृत चर्चा हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।